हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माय इग्नू सॉल्यूशन में। और आज हम देखेंगे बीपीएससी 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 2 दार्शनिक आधार, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना, वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि, भारत संविधान सभा का दर्शन और संविधान का उद्देश्य। तो ये चारों ही टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो पहला है आपका प्रस्तावना। भारत का संविधान सभा में गंभीर चर्चा का परिणाम है। यानी कि स्टूडेंट, जब संविधान बन रहा था तो संविधान एकदम से ही नहीं बन गया, उसकी बहुत बड़ा प्रोसेस रहा, बहुत बड़ी प्रक्रिया रही, तब जाके एक संविधान की किताब लिखी गई। इसको 26 नवंबर 1949 को सरकार तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके एक तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में, पूरे भारत देश में इसको लागू कर दिया गया। संविधान का मूल्य दार्शनिक आधार एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन को दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसमें राष्ट्रीय की संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित हो। यानी कि जो संविधान है, संविधान का जो मूल्य दर्शन है, ठीक है, वो ये चाहता है कि जो हमारे समाज में परिवर्तन आए। ठीक है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, जाति प्रथा को लेके बहुत भेदभाव करते थे समाज में। तो संविधान निर्माताओं का ये कहना था कि हमारे संविधान में सभी धर्म के लोग इक्वल माने गए हैं। ठीक है, सभी धर्मों को लेके ये संविधान बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को छोड़ के उनके धर्म को हानि पहुंचाई गई हो। तो सभी धर्मों को समान माना गया है। संविधान की मूल दार्शनिक आधार की जड़ें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के प्रयत्नों से जुड़ी हुई है। यानी कि जो संविधान के जो मूल दार्शनिक आधार हैं वो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारत का कॉमनवेल्थ विधायक 1925, यानी कि कॉमनवेल्थ का मतलब होता है स्टूडेंट्स राष्ट्रीय मंडल। ठीक है, इसको राष्ट्रीय मंडल को ही इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहते हैं। और राष्ट्रीय मंडल का मतलब होता है, राष्ट्रीय मंडल एक ऐसा समूह होता है जो कभी ब्रिटिश के लोगों से किसी न किसी कार्य की वजह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय मंडल का मतलब वो होता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 तथा सप्रू रिपोर्ट 1945 में लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों की सिफारिश की थी। यानी कि 1928 में और 1945 में एक ऐसे प्रजातांत्रिक अधिकारों की सिफारिश की गई थी इन रिपोर्टों में। और इन दोनों ही रिपोर्टों में बताया गया था कि कैसे हमारे संविधान का ढांचा होगा, कैसे हमें संविधान बनाना है अपना, उसकी प्रक्रिया को बताया गया था। ठीक है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ये बताया गया था, एक तरह से इशारा दिया गया था कि हम जो संविधान बना रहे हैं, ठीक है, उसको किस राह पे लेके जाना है, हमें क्या करना है देश के लिए, हमें क्या नहीं करना है। एक तरह से उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के द्वारा उन्होंने क्या करा, इशारा दिया। ठीक है, लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट थी वो देश को आज़ाद करने के लिए नहीं थी, बल्कि लोगों के जो नागरिक हैं, केवल उनके अधिकारों के लिए ये नेहरू रिपोर्ट लिखी गई थी। ये प्रजातांत्रिक अधिकार थे व्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, एकात्म होने की स्वतंत्रता और न्याय की समानता, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की नियोजित बनाना। यानी कि ये जो रिपोर्ट्स थी, ये जो प्रजातांत्रिक जो अधिकार थे, इसमें ये बोला गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अंतरात्मा की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को इकट्ठा होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, लोगों के साथ न्यायपूर्वक, मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसके साथ न्याय ना हो, सबों के साथ एक ही समानता मिले उनको। ठीक है, और अल्पसंख्यक लोग, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके अधिकारों की भी सुरक्षा करी गई, लोगों को मौलिक अधिकार भी दिए गए। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों तथा सरकारी हस्तक्षेप से बाहर रखे गए हैं। लेकिन संविधान सभा के मौलिक अधिकार जो हैं वो सरकारी हस्तक्षेप से बाहर रखे गए हैं। यानी कि इस लाइन से ये पता लगता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उन पे सरकार, ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति है, अगर उससे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। कोई भी सरकार, कोई भी राज्य है, किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। तथा क्षेत्रों की समिति द्वारा भी इन मूल्यों की सिफारिश की गई। जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य संकल्प संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य, एक संकल्प जो तैयार किया संविधान की प्रस्तावना का, तो उससे हमें ये पता लगा कि संविधान कैसा बनना चाहिए। एक तरह से हमें उसकी प्रस्तावना पता लग गई। संविधान के मूल दर्शन ने देश के भविष्य के संविधान की मुख्य उद्देश्य की पहचान की। यानी कि जो संविधान के जो मूल दर्शन थे, ठीक है, उनसे ये पता लगता है कि हमारे जो देश का जो भविष्य है, अगर हमारा संविधान बन जाता है तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। उनसे संविधान के मूल दर्शनों को देख के हमें पता लग गया था कि हमारा जो संविधान है उसका भविष्य कैसा रहेगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संस्थाओं को भी दार्शनिक उपनिवेश काल से जोड़ा जा सकता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण तथा संघ राज्य और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम शक्तियों का विभाजन इसका उदाहरण है। यानी कि हमारे भारत के संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का क्या करा गया, बंटवारा किया गया, विभाजन करा गया है। पिछड़ा वर्ग व पिछड़े क्षेत्रों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान के विशेष प्रावधान भी संविधान के दार्शनिक आधार द्वारा निर्मित किए गए हैं। यानी कि हमारे संविधान में जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके क्षेत्रों की, उनके हितों की, उनके धर्म की, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारे संविधान में बहुत से प्रावधान रखे गए हैं। संविधान सभा के नेताओं का ये मानना है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और भारतीय परंपराएं एक दूसरे से मेल खाती हैं। लेकिन संविधान सभा जो नेता थे, ठीक है, संविधान सभा में जो नेता बैठे हुए थे, उनका ये मानना था कि भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार मिल रखे हैं वो भारतीय परंपराएं, ठीक है, भारत की जितनी भी परंपराएं हैं उनसे बिल्कुल मैच होते हैं, उनसे बिल्कुल मेल खाते हैं। इन आधारों के कारण भारतीय संविधान भारत में प्रजातंत्र क्रियान्वयन का मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि। संविधान सभा के सदस्यों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। यानी कि जब संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, उनमें सभी वर्ग के लोग थे। ऐसा नहीं था कि किसी वर्ग को नहीं लिया गया हो, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। इसके अंदर सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को भी शामिल किया गया। यानी कि बड़े दल के नेता जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, तो ऐसे जो बड़े दल के जो नेता थे वो संविधान सभा में शामिल थे, जिन्होंने मिलकर एक संविधान बनाया। भारतीय संविधान के वैचारिक सिद्धांतों के आधार उनके सदस्यों को वैचारिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि का होना था। संविधान सभा में विभिन्न वैचारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल थे। यानी कि संविधान सभा में वैचारिक का मीन्स होता है कोई भी विचार करना, ठीक है, तो संविधान सभा में बहुत सारे वैचारिक लोग थे जिन्होंने संविधान को लेके अलग अलग विचार दिए, उनकी अलग अलग उनका अर्थ बताया। ठीक है, तो अब अलग अलग विचार, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उनके महात्मा गांधी से बिल्कुल ही अलग विचार थे। ठीक है, कि दोनों के ही अलग विचार थे। तो ऐसे बहुत सारे विचारकों को संविधान सभा में शामिल किया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक अपनी किताब लिखी जिसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। सभी सदस्यों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया। यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक किताब लिखी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने सभी सदस्यों का जीवन का जो चरित्र है उनको बताया। जैसे कि ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में संविधान सभा के 4 सदस्यों को संविधान सभा के अंदर आधिपत्य था। ये सदस्य थे मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने संविधान सभा में कितनी अहम भूमिकाएं निभाई थी। ठीक है, बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने संविधान सभा सलाहकार की भूमिका निभाई थी।
यानी कि जो BN राव जो संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संविधान सभा को लेके कुछ सलाह दी, कुछ विचार दिए। उन्हें पश्चिमी संविधान की परंपराओं का अभ्यास था, क्योंकि उन्होंने इसमें वो इसके सदस्य इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको पश्चिमी जो है, जो वेस्ट है, ठीक है, उनको वहाँ के संविधान की परंपराओं का कुछ ज़्यादा ही अभ्यास था। संविधान सभा ने गांधीवादी विचारों का निरास्त कर दिया। ठीक है, तो संविधान सभा ने क्या करा, जो गांधीवादी के जो विचार थे उनको निरास्त कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को नए रूप में देखा, भारतीय राजनीतिक जीवन में पंचायतों का केंद्र माना। ठीक है, तो जो भी गांधीवादी के जो विचार थे, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया सब अलग अलग विचार देते थे, लेकिन संविधान सभा में गांधीवादी विचारों को हटा दिया गया और कांग्रेस का नया रूप रखा और उनके विचारों को ही संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। गांधीवाद और हिंदू राष्ट्रवादी चाहते थे कि संविधान में हिंदू धार्मिक मूल्यों को शामिल किया जाए। तो गांधीवादी और हिंदू राष्ट्रवादी ये चाहते थे कि संविधान में हिंदू की जो परंपराएं हैं, हिंदू धर्म के जो मूल्य हैं, उनको भी शामिल किया जाए, लेकिन ये निरास्त कर दिया गया। संविधान को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो संविधान है, संशोधित करना मीन्स बदलाव करना उसमें, तो वो आप उसको बदल सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। ठीक है, मूल ढांचा क्या, जो उसकी बुक है पूरी, जो उसकी किताब है, आप उसको नहीं बदल सकते। कुल मिलाकर संविधान में, ठीक है, जो उसके वैचारिक आधार है, ठीक है, यानी कि जो संविधान की जो बुक है, संविधान की जो किताब है, आप उसके अंदर के जो अनुच्छेद दे रखे हैं, जो पूरा संविधान लिख रखा है, केवल आप उनको ही बदल सकते हैं, ना कि उसके ढांचे को बदल सकते हैं। कुल मिलाकर संविधान में वैचारिक आधार इसके केंद्र बिंदु है। ठीक है, जो वैचारिक अधिकार है वो इसके केंद्र बिंदु है। लोकतांत्रिक मूल्य, व्यक्ति एवं समूह अधिकारों को संवैधानिक गणना, सार्वभौमिक मताधिकार, संसदीय लोकतांत्रिक शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा। संवैधानिक आधार जैसे समानता का अधिकार, गारंटी देना यदि संविधान के अंत भाग है, यानी कि हमारे संविधान में क्या क्या बताया गया है, जैसे कि व्यक्ति को समूह बनाने का अधिकार है। ठीक है, और अधिकारों का संवैधानिक गणना, और हमारे देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, जो 18 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति हैं। ठीक है, संसदीय लोकतांत्रिक शक्तियों का विभाजन है, यानी कि जो 2 सदन है हमारे देश में, उनके भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान में। संवैधानिक आधार है, जैसे कि समानता का अधिकार, सभी धर्मों को एक माना जाएगा, इसकी गारंटी सिर्फ और सिर्फ संविधान ही लेता है। संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा का एक दूरदर्शी संस्था माना था। ये केवल प्रतिनिधि संस्था ही नहीं थी, बल्कि इसमें उन लोगों का प्रतिनिधित्व था जो भविष्य के विषय में सोचते हैं। यानी कि ये जो संविधान है, ये संविधान ऐसा नहीं है कि केवल उस समय के लिए ही उस समय के लिए ही सोचकर बनाया गया हो। हमारे देश का संविधान एक ऐसा संविधान है कि एक आने वाले टाइम में भी, ठीक है, आने वाले भविष्य में भी हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो संविधान सभा में जो लोग थे, उन्होंने पूरे भविष्य को लेके, भविष्य के विषय में सोचते हुए एक हमारा संविधान को बनाया। ऐसा कार्य केवल संविधान का निर्माण करना ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक सामाजिक ढांचे का इतिहास पर प्रकाश डालना था। नई सरकार के गठन को प्रयास करना था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के बारे में कहा कि इसने लोगों के दिमाग में मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की थी। यानी कि अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि भाई संविधान बनने से पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि हमें हमारे अधिकार भी चाहिए, हमें हमारे राइट्स भी चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही संविधान सभा का एक ढांचा तैयार हुआ, लोगों के दिमाग में मनोविज्ञान की क्रांति पैदा होने लग गई कि भाई हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी हमारे अधिकार चाहिए। ये स्वतंत्रता आंदोलनों के तमाम मुद्दों के नारों से बदलकर हकीकत में लाना था। ये संविधान की रचना की विधि और प्रक्रिया दोनों ही थी। ये देखिए आप कि कितने आंदोलन, कितने युद्ध के बाद एक हमारा संविधान बनाया गया, और ये जो नारे, जो हम संविधान को लेके जो नारे करते थे पहले, और इनको हकीकत में बदलकर एक संविधान की रचना कर दी गई। अब बात करें भारत का संविधान सभा का दर्शन। ठीक है, दर्शन का अर्थ है दृष्टिकोण, जो कि कार्य प्रणाली में प्रतिबंधित हुआ था। भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संविधान को सौंपा गया है।
यानी दर्शन का अर्थ होता है दृष्टिकोण, ठीक है। देखना कि हमें ये देखना है कि हमारा जो संविधान सभा है, ठीक है, जो संविधान सभा को जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, कार्य प्रणाली से हमें ये पता लगता है कि हमारे संविधान सभा का दर्शन क्या है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे सरकार है, सरकार जो कार्य करती है तो हमें उन कार्यों से ही पता लगता है कि हमारे संविधान सभा ने मतलब कैसा दर्शन बनाया, ठीक है, कैसा संविधान बनाया। भारत के संविधान का जो निर्माण है उसका कार्य केवल संविधान को ही सौंपा गया है। संविधान सभा के अंदर राजनीतिक और कानूनी विधान मौजूद हैं। ये सभी सदस्य अपने व्यक्तिगत विचारधारा को संविधान निर्माण में संयोजन करने को उत्सुक थे। इसलिए लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है और ये सभी सिद्धांत भारत के संविधान के अहम बिंदु माने गए हैं जो संविधान सभा ने बनाए हैं। यानी कि संविधान सभा में कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, इस तरह के कुछ सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संविधान सभा में। अब बात करें भारत के संविधान सभा के दार्शनिक आधार इस तरह है। संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। जब संविधान निर्माताओं ने भारत की राजनीति भविष्य के बारे में सोचा तो उन्होंने सबसे ज्यादा भारत की संप्रभुता के बारे में सोचा था। भारत की संप्रभु बनाना उनके लिए महत्वपूर्ण था और सर्वोच्च शक्ति को उन्होंने लोगों में निहित की थी। केंद्र व राज्यों के सभी अंग तथा कार्य प्रणाली केवल भारत के लोगों से ही शक्ति का ग्रहण करती है। यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पूरे भविष्य को देख के एक संविधान बनाया गया, ठीक है, और उन्होंने ये सोचा कि हमारे संविधान में एक जैसे कि उच्च केंद्र होना चाहिए, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, तो ऐसे उन्होंने बहुत से न्यायालय बनाए, ठीक, जिनसे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो देश का जो संविधान सभा है, ठीक है, उसका कार्य कैसा है, इस तरह से। फिर आता है आपका संप्रभुता। जब संविधान निर्माताओं ने भारत की राजनीति भविष्य के बारे में पूछा तो उन्होंने सबसे ज्यादा भारत की संप्रभुता के बारे में सोचा था। लेकिन जब जो संविधान निर्माता थे, जब उनसे पूछा गया कि राजनीति भविष्य के बारे में, तो उन्होंने सबसे ज्यादा भारत की संप्रभुता के बारे में बताया और ये कहा कि भारत में जो सबसे ज्यादा भारत को संप्रभु बनाना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सर्वोच्च शक्ति कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और उसके जो नीचे शक्ति आती है वो आती है फिर उच्च न्यायालय। और उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्यों के सभी अंग तथा कार्य प्रणाली केवल भारत के लोगों से ही शक्ति ग्रहण करती है। यानी कि केंद्र और राज्य हैं उनकी जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनकी जो पावर है वो केवल भारत के जो लोग हैं, ठीक है, उनसे ही उनको मिलती है, ठीक है। तो संविधान में भी केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं उनका भी वर्णन किया गया है। फिर आता है लोकतांत्रिक मूल्य। संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को भी बहुमूल्य माना था, क्योंकि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्य देश को मजबूत प्रदान करते हैं तथा सभी लोगों की आवाज को सम्मान महत्व देते हैं। और लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब है, संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को बहुमूल्य बताया और उन्होंने ये कहा कि सभी देश को मजबूत बनाना बहुत ही जरूरी है। केवल उन्होंने अपने देश के लिए नहीं बल्कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनको मजबूत बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों की आवाजों को सुनना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल हम सिर्फ जो अमीर जाति के लोग हैं केवल हम उनको ही सुने, जो कानून के सामने और सरकार के सामने सभी नागरिक एक समान है और सभी की आवाज सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं हमारे देश के लिए। आम सहमति से निर्णय लेना। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार आम सहमति की अवधारणा संविधान सभा में आम बात थी। नेतृत्व के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आम सहमति से निर्णय ले, क्योंकि ये तकनीक एक प्रभावी रास्ता माना जाता है। यानी कि आम सहमति का मतलब होता है हमारे
जो भी अगर कोई भी हम निर्णय ले रहे हैं संविधान सभा में, तो उसमें आम सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोग संविधान सभा में अलग-अलग विचार के लोग बैठे हैं, ठीक है? कोई दूसरे विचार का, कोई दूसरे विचार का, तो हमें सबों की ही सहमति लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक हम सही डिसीज़न पे, सही नतीजे पे पहुँच पाते हैं। किसी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ये सिद्धांत भारतीय संविधान की रचना के लिए सबसे उपयुक्त है। यदि अगर हमें भारतीय संविधान में कुछ संशोधन करना है, तो उसके लिए भी हमें आम सहमति लेना बहुत ही आवश्यक है। फिर आते हैं आपके मूल अधिकार। विशेष रूप से वल्लभ भाई के कारण मूल अधिकारों को संविधान में नियोजित बनाया गया। और यदि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के जीवन का आधार माने जाते हैं, अधिकारों की वजह से ही सभी नागरिक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इसका कहना ये है कि अगर व्यक्ति के पास उसके मौलिक अधिकार ना हो, तो उनका विकास नहीं हो सकता। तो वल्लभ भाई पटेल के कारण ही हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया, जिनसे आज नागरिक अपने सभी कार्यों से स्वतंत्र है और अपना विकास कर पा रहा है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, जो कि भारत के नागरिकों के लिए पूर्ण रूप से अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संविधान सभा में कांग्रेस के एक वर्ग ने स्थापत्य किया था, जिसका मानना था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है स्टूडेंट्स, सभी धर्मों को एक ही मानना, ठीक है, किसी से कोई भेदभाव ना करना। तो हमारे संविधान में ये बोला गया है कि सरकार के सामने और कानून के सामने सारे ही धर्म एक समान हैं। फिर आता है समाजवाद। वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के कारण ही हमारे संविधान में समाजवाद के सिद्धांतों को जगह दी गई। ये पहले कभी नहीं था, जैसे कि वर्तमान संविधान में है। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, यानी कि पिछड़े वर्गों के लिए भारत के संविधान में भी आरक्षण किया गया है। समायोजन के सिद्धांत से संबंधित प्रावधान के समांतर संविधान सभा ने समाज के अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान किया था। 2 महिला सदस्यों ने इस सिद्धांत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, अल्पसंख्यक का जो आरक्षण है, उसमें 2 महिलाओं ने, ठीक है, इस सिद्धांत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो थी अमृत कौर तथा बेगम इजाज। इन दो महिलाओं ने अल्पसंख्यक आरक्षण को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने ये कहा कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, भारत के अंतरिक्त भाग है, यानी कि भारत के अंदर ही आते हैं और उन्हें आरक्षण की जरूरत है। ठीक है, अगर हम पिछड़े वर्ग को ही छोड़ देंगे, अगर हम आदिवासी लोगों को ही छोड़ देंगे, ठीक है, तो उनका विकास कैसे होगा? हमने सभी को तो मौलिक अधिकार दे दिए, लेकिन उनका कैसे विकास होगा? तो ये जो 2 अमृत कौर और बेगम इजाज ने ये कहा कि पिछड़े वर्ग को भी अधिकार देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, जिनसे वो अपना विकास कर सके, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। फिर आता है व्यापक मताधिकार। संविधान सभा ने व्यापक मताधिकार को एकदम सही माना है। राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिन्होंने व्यापक मताधिकार का समर्थन किया। तो व्यापक मताधिकार जो थे, तो इनका जो समर्थन किया था वो थे राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। इनसे क्या होता है, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिल जाता है, जो 18 प्लस है, जिनकी आयु 18 से ऊपर है, ठीक है। सभी को हमारे देश में चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। फिर बात करें संविधान के उद्देश्य की। पहला आता है न्याय। संविधान का उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जो संविधान निर्माता थे वो क्या चाहते थे, उनका क्या मेन मोटिव था, क्या उनका मेन उद्देश्य था। तो संविधान का उद्देश्य है कि भारत के सभी नागरिकों को न्याय मिले और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र में नागरिकों के साथ अन्याय ना हो। तो संविधान निर्माता ये चाहते थे कि सभी व्यक्तियों के साथ, सभी नागरिकों के साथ समाज में आर्थिक को लेकर, धर्म को लेकर, धार्मिक को लेकर सभी के साथ कोई भी अन्याय ना हो, और इसे बहुमुखी न्याय से ही नागरिकों के साथ का पूर्ण विकास संभव है, और इसकी प्राप्ति लोकतांत्रिक ढांचे से ही हो सकती है। यदि अगर हम बिना किसी भेदभाव के समाज में रहें, तो इससे क्या होगा, लोगों का विकास होगा, अच्छा समाज बनेगा, और इससे क्या होगा, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। फिर आता है स्वतंत्रता।
प्रस्तावना में नागरिक की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि विचार रखने की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रस्तावना में ये अधिकार रखा गया है कि लोगों को अपने विचार बोलने का अधिकार है, विचार प्रकट करने का अधिकार है, अपनी इच्छा तथा बुद्धि के अनुसार किसी भी बात में विश्वास रखने का अधिकार है। ठीक है, अपने इष्ट देव की उपासना और पूजा करने की भी स्वतंत्रता है। फिर आता है समानता। प्रस्तावना में नागरिकों की प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान हैं तथा सभी को कानून के समान सुरक्षा प्राप्त की गई है। अवसर की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर विकसित होने का समान अवसर प्राप्त है। यानी कि समानता का मतलब ये है कि सभी को समान अवसर प्राप्त किए गए हैं, चाहे वो कानून की तरफ से हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो। फिर आती है बंधुता। प्रस्तावना में बंधुता की भावना को विकसित करने पर बल दिया गया है। प्रस्तावना में व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने की घोषणा भी की गई है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका यूनिट 2 खत्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें गिवन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।